और चलिए आगे बढ़ेंगे। गैंगस्टर संजीव हत्याकांड के तार अब नेपाल से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सूत्रों की माने तो शूटर विजय नेपाल में अशरफ से मिलकर के वारदात को अंजाम देने की डील की थी। गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या के मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। इस हत्याकांड के तार नेपाल के माफिया अशरफ से जुड़ रहे हैं। पुलिस पूछताछ में विजय ने बताया कि कुछ दिन पहले नेपाल के काठमांडू गया था। वहां उसने अशरफ से मुलाकात की। अशरफ ने उसे बताया कि उसका भाई तिफ लखनऊ जेल में है। वहां जीवा उसे परेशान करता है, इसलिए जीवा को रास्ते से हटाना है, जिसके लिए उसने 20 लाख में डील की। काम से पहले विजय को 5,000 रुपए और रिवॉल्वर दी गई थी। लखनऊ पहुंचने पर अशरफ के गुर्गे ने विजय को पनाह दी और रेकी कराई। आतिफ को लगातार संजीव जीवा परेशान कर रहा था, जिससे आजिज होकर अशरफ ने इस पूरे मामले की सुपारी विजय यादव को दी है। शूटर विजय के बयान की बात पुलिस ने कैसरबाग बस अड्डे से लेकर कोर्ट तक के तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले। लखनऊ कोर्ट में गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। कोर्ट की सुरक्षा में तैनात 6 सुरक्षा कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। तो मुख्तार के करीबी शूटर संजीव हत्याकांड में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक संजीव के किसी करीबी के मुखबिरी के बाद ही इसकी हत्या की गई है। गैंगस्टर संजीव जीवा हत्याकांड मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक मुख्तार अंसारी गैंग के शूटर संजीव माहेश्वरी और जीवा के हत्याकांड में उसका कोई करीबी शामिल है। सूत्रों के मुताबिक उसके निजी सुरक्षा काफिले में शामिल किसी व्यक्ति ने ही संजीव की मुखबिरी की थी। संजीव जीवा जिला जेल से पेशी के लिए जब भी कोर्ट जाता, वो पुलिस कर्मियों की सुरक्षा के साथ साथ अपनी सिक्योरिटी साथ लेकर चलता। जेल से निकलते ही लग्जरी गाड़ियों का काफिला पुलिस की गाड़ियों के साथ चलता था और कोर्ट में हुई गैंगस्टर संजीव की हत्या में उसके 5 करीबी संदेह के घेरे में है। जल्द ही पुलिस उनसे भी पूछताछ कर सकती है और कुछ अहम जानकारी मिल सकती है। कहा जा रहा है कि ये 5 वो लोग हैं जो संजीव जीवा की पेशी के दौरान उसके आसपास सुरक्षा घेरा बनाते थे। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि संजीव जीवा की मुखबरी इन्हीं में से एक ने की थी। चूंकि संजीव जीवा उस दिन बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहना था और ऐसे में कोर्ट में बैठे विजय यादव को इन्हीं में से एक व्यक्ति ने बकायदा फोन करके पूरी जानकारी दी थी। बीजेपी नेता नितेश राणे के शरद पवार को औरंगजेब का पुनर्जन्म बताने पर अब बवाल बढ़ता जा रहा है। एनसीपी के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी नेता नितेश राणे द्वारा एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और औरंगजेब की तुलना को लेकर एनसीपी आज जेल भरो आंदोलन करने सड़कों पर उतरी। बीजेपी नेता नितेश राणे द्वारा एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और औरंगजेब की तुलना को लेकर एनसीपी आज जेल भरो आंदोलन करने सड़कों पर उतरी। इस मौके पर सैकड़ों कार्यकर्ता पोस्टर बैनर लेकर मुंबई के आजाद मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने नितेश राणे को लेकर जमकर नारेबाजी की और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग उठाई। महाराष्ट्र में औरंगजेब की एंट्री के बाद सियासत लगातार गर्माती जा रही है। ताज़ा मुद्दा तब निकलकर सामने आया जब नितेश राणे द्वारा एनसीपी के प्रमुख सुप्रीमो शरद पवार को लेकर विवादित टिप्पणी की गई और अब इसी के विरोध में एनसीपी के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरे हैं और जेल भरो आंदोलन की तर्ज पर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें आप मुंबई के सीएसटी इलाके की देख रहे हैं। आज़ाद मैदान स्थित ये इलाका है जहाँ पर एनसीपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, वो पहुँचे हैं पोस्टर बैनर लेकर भाजपा और मुख्तार नितेश राणे के ट्वीट को लेकर नाराजगी व्यक्त करते हुए यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं इकट्ठा हुए हैं। कोल्हापुर में हिंसा और झड़प के बाद आज 31 घंटे के बाद शुक्रवार को इंटरनेट सेवाएं आंशिक रूप से बहाल कर दी गई हैं। तो वहीं कोल्हापुर हिंसा को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर की घटना को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। बीजेपी महाराष्ट्र में इस्लाम को बदनाम कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी मुसलमानों को बदनाम करने के लिए 50-50 जलसे करवा रही है। साथ ही ओवैसी ने कहा कि अगर फोटो लगाना गुनाह है तो बताइए कि भारतीय दंड संहिता की किस धारा में यह अपराध बताया गया है। टीपू की फोटो लेकर गए तो उनका मिनिस्टर है महाराष्ट्र का, गार्डियन मिनिस्टर दीपक केसरकर उनका नाम है। उन्होंने बोला कि हम 21 लोगों को पकड़ लिए। फोटो रखना जुर्म है तो बताओ कौन सा सेक्शन है आईपीसी का। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुई हिंसा के बाद प्रशासन एहतियातन पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी थी और इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया था। साथ ही 5 नाबालिग को गिरफ्तार कर बाल सुधार गृह भेजा गया।
कोल्हापुर में हालात अब पहले से बेहतर हैं। इसे देखते हुए प्रशासन आज कोल्हापुर में इंटरनेट सेवा को बहाल कर सकती है। ओबीसी के अध्यक्ष हंसराज अहीर ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं ने बड़े पैमाने पर इस्लाम धर्म अपना लिया है। हंसराज का दावा है कि बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल में प्रवास करने वाले मुसलमानों को भी ओबीसी की सूची में शामिल किया गया है। ओबीसी आयोग के प्रमुख हंसराज अहीर ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में ओबीसी आरक्षण के लिए तुष्टीकरण का खेल चल रहा है। हंसराज अहीर का कहना है कि पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर पिछड़े हिंदू मुस्लिम बन गए हैं और ऐसे मुस्लिम जातियों को पिछड़े वर्ग में शामिल करके उन्हें आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। हंसराज अहीर के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 179 ओबीसी जातियों में से 118 मुस्लिम समुदाय से हैं। इतनी सारी मुस्लिम जातियों को ओबीसी का दर्जा देने के पीछे तुष्टीकरण की राजनीति है। अहीर के मुताबिक बंगाल सरकार की ये दलील है कि इनके पूर्वज हिंदू थे, लेकिन वो उसका सबूत नहीं दे पाए। वहाँ पर रिव्यू लेते समय जो बात गंभीर सामने आई है, हमने उनसे पूछा कि आपने इनको कैसे क्या इंक्लूड किया है। उनका जवाब था कि ये जो मुस्लिम ओबीसी जो हमने इंक्लूड किए हैं, ये पहले हिंदू थे। फिर लिखित में जब जवाब आया, हमने पूछा कि हमको प्रूफ दो। उनका जवाब आया हमको राइटिंग में कि हमने ये प्रूफ नहीं कर सकते कि पहले हिंदू थे, अब वो बदल गए। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदू धर्म पर किताब लिखने का अब ऐलान किया है। और इससे पहले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री धर्मांतरण और लव जिहाद पर भी बयान दे चुके हैं। सनातन से जुड़े हर मामले पर अपनी बात रखने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लव जिहाद और धर्मांतरण को लेकर भी मुखर हैं। बार बार वो इसके खिलाफ बयान देते रहे हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर पहुंचे बाबा बागेश्वर ने धर्मांतरण पर रोक लगाने की बात करते हुए कहा कि वो हिंदू धर्म पर किताब लिखेंगे। हम एक छोटी सी पुस्तक लिख रहे हैं कि सनातन धर्म क्या है, और भारत के प्रत्येक स्कूलों में उस पुस्तक को पहुंचवाया जाएगा। बागेश्वर बाबा ने कहा कि ये किताब स्कूल और कॉलेज में मुफ्त बांटी जाएगी। किताब पढ़कर लोग जान सकेंगे कि हिंदू धर्म क्या है। वहीं छत्तीसगढ़ के जगदलपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राज्य में फिर से बीजेपी की सरकार आने पर धर्मांतरण के खिलाफ कड़ा कानून बनाने की बात कही। आने वाले दिन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो इसके लिए धर्मांतरण को रोकने के लिए हम कानून बनाएंगे। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार को ट्विटर पर जान से मारने की धमकी मिली है और इस मामले में पुलिस कमिश्नर ने सुप्रिया सुले से मुलाकात भी की और कहा कि सुरक्षा देना गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार को जान से मारने की धमकी मिली है, जिसकी जानकारी उनकी बेटी सुप्रिया सुले ने दी। ट्विटर के जरिए शरद पवार को जान से मारने की धमकी मिली है। इस धमकी के बाद शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और उनसे इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की। सुप्रिया सुले ने कहा कि यदि शरद पवार को अब कुछ होता है तो उसके लिए प्रदेश की सरकार और गृह मंत्री जिम्मेदार होंगे। आदरणीय पवार साहब के नाम से आज मेरे व्हाट्सएप पे ये मैसेज आया है। उनको एक धमकी दी गई है, एक वेबसाइट से दी गई है, और वैसी ही धमकी और भी इस रिलेटेड जो अकाउंट्स है इस पे आई है। शरद पवार के साथ ठाकरे गुट के नेता संजय राउत और उनके भाई सुनील राउत को भी जान से मारने की धमकी मिली है। उद्धव ठाकरे गुट के विधायक सुनील राउत ने कहा कि संजय राउत और मुझे कल से जान से मारने के फोन आ रहे हैं और सुबह मीडिया से बात नहीं करने के लिए कहा गया है। इस मामले पर सुनील राउत ने मुंबई पुलिस आयुक्त और राज्य के गृह मंत्री को जानकारी दे दी है। महाराष्ट्र में दोनों नेताओं को मिली धमकी के बाद राज्य में सियासत शुरू हो गई है। यौन शोषण के आरोपों से घिरे कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह ने पूरे मामले पर कुछ भी बोलने से अब इनकार कर दिया है और उनका कहना है कि मामले की जांच चल रही है और बीच में बोलना ठीक नहीं होगा। उनका यह भी कहना है कि 15 जून के बाद जरूरत पड़ी तो कुछ बोलेंगे। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों ने मोर्चा खोल रखा है और उनकी गिरफ्तारी की मांग पर पहलवान अड़े हुए हैं। पहलवानों की मांग और प्रदर्शन को देखते हुए खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने उनके साथ बैठक की थी और पहलवानों को आश्वासन दिया था कि 5 जून तक बृजभूषण सिंह के खिलाफ चार्जशीट दायर की जाएगी। भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव 30 जून तक कराए जाएंगे, जिस पर भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि सभी मामले अदालत के समक्ष हैं और सरकार ने ये भी आश्वासन दिया है कि 15 जून तक चार्जशीट दाखिल हो जाएगी।
अदालत में पहले चार्जशीट दाखिल होने दें। मुझे नहीं लगता मुझे अब कुछ कहना चाहिए। अभी पुलिस जांच कर रही है। 15 तारीख को तक सरकार ने वादा किया है कि चार्जशीट फाइल होगी।